नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है प्री कम मेंस, ठीक है, प्री कम मेंस जो सिलेबस को पूर्ण करने की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत इकाई दो का ये टॉपिक है पदार्थ, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं इकाई 1 से संबंधित ये सारे टॉपिक्स है। इकाई के अंतर्गत इकाइयां और माप, कार्य बल, ऊर्जा, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश और ऊष्मा, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप इन संबंधित लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से, जो प्ले लिस्ट की लिंक है उसकी सहायता से आप इन लेक्चर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। यदि आप क्लास सब्सक्रिप्शन का लाभ लेना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो सुनिश्चित कर लें, क्योंकि 15 के बाद यहाँ पे जो प्राइस है वो हाइक होने वाली है, यानी प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 2 इयर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच शुरू हो रहा है 16 अक्टूबर से, और जो 14 अक्टूबर है यानी आज से 10 मंथ प्रीलिम्स बैच प्लस मेंस बैच ये आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्द ही अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। इस प्रकार से ये प्राइस यहाँ पे हाइक होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे एमपीएसआई का बैच है, एमपीएसआई की बैच जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप जरूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। पदार्थ की अवस्थाएं ये 2 प्रकार की होती है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर कंडेंसेट हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम रासायनिक अवस्था में तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, इन तीनों के अलावा एक चीज और होती है, ठीक है, एक होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु, इनसे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसे अलग सेपरेट आपको समझा रहा हूं। ठीक है, धातु, उपधातु और अधातु से अलग होती है ये मिश्र धातु। ठीक है, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं यौगिक और मिश्रण। यौगिक में कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसके बाद मिश्रण में 2 प्रकार के होते हैं मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं समांगी मिश्रण के अंतर्गत विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है? देखो पहले तो होती है धातु, ठीक है, एक होती है अधातु और एक होती है उपधातु।
ठीक है, ये 3 चीजें होती है। धातु जैसे वे तत्व जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालकता का गुण होता है, इसमें ऊष्मा चालकता होती है, तन्यता का गुण होता है, आघातवर्धनीयता होती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो होती है धातुएं। ठीक है, और यहाँ पे ये ये क्वालिटीज जिसमें ना होती है वो होती है अधातु है, यानी धातु के गुण जिसमें ना हो वो वे तत्व होते हैं अधातु। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है उपधातु। उपधातु क्या होगा, इन दोनों के गुण थोड़े थोड़े दिखाएगा। ठीक है, इन दोनों के गुण ये थोड़े थोड़े दिखाएगा, तो इन दोनों के बीच के गुण इसके होते हैं। इसके गुण किसके बीच के होते हैं, धातु और अधातु के बीच के गुण होते हैं उपधातु के। ठीक है, अब ये है मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है, मिश्र यानी इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करेंगे इसमें यानी मिलाएंगे। ठीक है, किसको मिलाएंगे, धातु में। किसमें मिलाएंगे, धातु में। यहाँ पर देखते हैं मिश्र धातु में क्या होता है, कैसे बनती है धातु के साथ। ये देखिए मिश्र धातु कैसे बनेगी, धातु के साथ मिलाएंगे धातु को, या फिर धातु के साथ मिलाएंगे हम क्या, अधातु को। कैसे कैसे मिलाएंगे, देखो धातु यहाँ पे कॉमन रहेगी, धातु के साथ मिलाएंगे धातु को, या फिर धातु के साथ मिलाएंगे अधातु को। तो इससे मिलके जो हमको मिलेगा, जो अंतिम उत्पाद मिलेगा वो होता है मिश्र धातु। ठीक है, क्या होता है, मिश्र धातु। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होती है मिश्र धातु। धातुओं व अधातुओं या परस्पर धातुओं। ठीक है, जैसा हमने बात की है धातु प्लस धातु। ठीक है, धातु या धातु प्लस अधातु। ठीक है, ये धातुओं व अधातुओं या फिर परस्पर धातुओं को एक दूसरे से सरल अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे मिश्र धातु। ठीक है, जैसे इस्पात लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, कांसा, पीतल, टांका या सोल्डर इसको बोलते हैं आदि, ये है मिश्र धातु। ये है मिश्र धातु। ठीक है, इसकी परिभाषा में देखते हैं, परिभाषा क्या है, दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है रासायनिक रूप से। ठीक है, रासायनिक रूप से परिभाषा क्या है, दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, इसके भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण में आते हैं मिश्र धातुओं के भौतिक गुण उनके घटक धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कोई भी मिश्र धातु, ठीक है, तो जिन जिन से मिलकर बनी है दो धातु मिलकर बनी है होगी तो उनसे अलग अलग वो दिखाएगी, या धातु या फिर अधातु से मिलकर बनी है वो मिश्र धातु, तो इन दोनों के गुणों से ये अलग गुण दिखाएगी। जैसे जब पारा का एग्जांपल लेते हैं, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगला है मिश्र धातु में कम से कम एक धात्विक तत्व अवश्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिश्र धातु की कंडीशन ये है, यहाँ पे इसमें एक धात्विक तत्व अवश्य होना चाहिए। ठीक है, धात्विक तत्व धातु के साथ मिलकर ये बनते हैं, धातु प्लस धातु बनेगी या धातु प्लस अधातु बनेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार बनती है मिश्र धातु। इनकी कठोरता घटक धातुओं से अधिक होती है। ठीक है, ये इसके गुण है, भौतिक गुण मिश्र धातु के। अब बात आती है मिश्र जो धातु मिश्रण है या अलॉइंग है वो क्यों करते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, जबकि धातु से तो सारा काम हो सकता था, धातु अधातु या उपधातु से। ठीक है, इनसे तो काम हो सकता था, लेकिन मिश्र धातु बनाने की आवश्यकता या धातु मिश्रण या अलॉइंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, शुद्ध धातुओं के कई उपयोगी गुण हैं, जैसे ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता। ठीक है, शुद्ध धातु जो रहती है उसके कई उपयोगी गुण हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता। तथापि यांत्रिक और निर्माण संबंधी कार्यों में साधारणतः शुद्ध धातुएं उपयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, इसमें यांत्रिक और निर्माण संबंधी कार्यों में साधारणतः शुद्ध धातु उपयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि इनमें आवश्यक मजबूती नहीं होती है। क्यों नहीं लाई जाती, क्योंकि इनमें आवश्यक मजबूती नहीं होती है। और धातु को अधिक मजबूत बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है धातु मिश्रण या अलॉइंग बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे धातु मिश्रण। ठीक है, धातु मिश्रण के द्वारा इसको अधिक मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, जो मिश्र धातु रहती है, मिश्र धातु यहाँ पे बनाया जाता है, किससे, धातु और अधातु से बनाकर। इस दिशा में 19वीं शताब्दी यानी 1800 लेके जो भी काउंट करेंगे 1801 1802 इस प्रकार से जो चीजें रहेगी उसको हम बोलेंगे 19वीं सदी। ठीक है, तो इस दिशा में 19वीं शताब्दी में बहुत अधिक प्रयास हुआ। उसी का फल है कि अनेक उपयोगी कार्यों के लिए आज
5000 से भी अधिक मिश्र धातुएं उपलब्ध है। बहुत सारी मिश्र धातुएं, 5000 से भी अधिक यहाँ पे, ठीक है। और नई मिश्र धातुएं तैयार करने के लिए नित्य नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आज किसी विशेष उपयोग के लिए इच्छित गुणों वाली मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम चाहते हैं, जो गुण हमको चाहिए रहते हैं, उनमें से हम उनको हम धातु और अधातु का मिश्रण करके हम यहाँ पे मिश्र धातु बना लेते हैं और अपना उपयोग में लेते हैं, ठीक है। जो प्रमुख मिश्र धातु हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे हम दो कैटेगरी पहले देख लेते हैं। सब मिश्र धातुओं को साधारणतः लौह तथा अलौह मिश्र धातुओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक लौह मिश्र धातु होती है और दूसरी होती है अलौह मिश्र धातु। यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, लौह मिश्र धातु में लौह यहाँ पे क्या आधार धातु के रूप में उपयोग करेंगे और अन्य धातु यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पे अलौह मिश्र धातु में क्या रहेगा? अलौह मिश्र धातु में यहाँ पे लौह के अलावा कोई और धातु यहाँ पे आधार धातु के रूप में उपयोग करेंगे, ठीक है। जब मिश्र धातु में लोहा आधार धातु रहता है तब वह लौह, तथा जब आधार धातु में कोई अन्य धातु होती है, लोहे के अलावा कोई अन्य धातु होती है, तब वह अलौह मिश्र धातु कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मिश्र धातु है और उनके संगठक के बारे में, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला है पीतल। पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता से। इनका प्रतिशत कितना होता है? 75% तांबा रहता है और 25% जस्ता, ठीक है, जस्ता। यहाँ पे इस प्रकार इन दोनों को मिला के बनता है पीतल। ये इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। पीतल की यहाँ पे प्लेट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। पीतल की थालियां वगैरह होती है, पीतल की गुंडियां, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई पात्र है यहाँ पे पीतल से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं घंटा धातु या बेल मेटल। ये तांबा और टिन से मिलकर बनी होती है, जिसमें 75% तांबा होता है और 25% होता है टिन। ये इस प्रकार की है धातु, आपने देखे होंगे मंदिरों में, इस प्रकार की है, ये बनी होती है। इसको बोलते हैं घंटा धातु या बेल मेटल, ठीक है। अगला है कांसा। तांबा 75% और टिन यहाँ पे मिलता है कितना? 25%, ठीक है। कांसा, तो ये एक प्रकार से यही है, ठीक है। ये एक प्रकार से इसी की बात हो रही है। ये कांसा जो है, तांबा, यहाँ पे भी तांबा मिल रहा है, यहाँ पे भी टिन मिल रहा है, यहाँ पे भी टिन मिल रहा है 25%। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बनती है कांसा, ठीक है। इस प्रकार से कौन सी धातु मिश्र धातु बनती है? ये कांसा। तो यहाँ पे हम थालियों के रूप में इसका उपयोग करते हैं, थालियां इसकी बनती है अधिकतर, ठीक है। थालियां, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे जो घंटा धातु है वो बनती है, ठीक है। घंटा धातु, या उसको हम बोलेंगे कांसा, ठीक है। घंटा धातु तो यहाँ पे उपयोग में ला रहे हैं इसलिए उसको घंटा धातु बोल दिए। यहाँ पे ये है कांसा, ये होती है कांसा, ठीक है। अगला है जर्मन सिल्वर। इसमें कौन कौन से जो संगठक होते हैं? वो तांबा होता है, जस्ता होता है और निकल होता है, ठीक है। तांबा 50% होता है, जस्ता 25% और निकल होता है 25%, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम कांसा। इसमें तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। 50% इसमें तांबा होता है, 40% एल्यूमिनियम होता है और 10% यहाँ पे होता है लोहा। अगला है गन मेटल। ये इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। और ये तांबा, जस्ता और टिन से मिलकर बना होता है। इसका प्रतिशत यहाँ पे देखते हैं। इसका प्रतिशत तांबा का 88% होता है तांबा, जस्ता होता है 2% और 10% होता है यहाँ पे टिन। इस प्रकार ही हो जाएगा 100%, ठीक है। तो इस प्रकार ये गन मेटल इन संगठकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अगला है टाइप मेटल या प्रिंटिंग मेटल इसे बोलते हैं। ये प्रिंट के लिए यूज होती है। और लेड, एंटीमनी और टिन, ये तीन संगठकों से मिलकर बनी होती है। इसमें लेड होता है 60%, एंटीमनी होता है 30% और टिन होता है 10%, ठीक है। अगला है स्टील और स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे हम यदि मिश्र धातु की बात करें और स्टील की बात ना करें तो ये बात सही नहीं होगी, ठीक है। जब भी हम मिश्र धातु की बात करें तो स्टील ऐसा है कि सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाली मिश्र धातु में से एक है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहता है स्टील और स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। आपने देखा होगा, आप जो बर्तन वगैरह लेते हैं उसमें बर्तन वगैरह या फिर बहुत सारी जो स्टील की चीजें आती है उसमें लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों में आपने स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। या फिर आप जो घर पे जो बर्तन वगैरह लाते हैं, या फिर जो पाइपिंग रहती है, पाइप वगैरह रहते हैं, या फिर जालियां रहती है, या फिर बहुत सारी चीजें, या फिर गाड़ियों में हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है उसमें,
ठीक है। तो कई सारी जगह हम स्टेनलेस स्टील का उपयोग हम देखते हैं, लेकिन स्टील और स्टेनलेस स्टील क्या एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग है? इसका जवाब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि जो स्टेनलेस स्टील है स्टील से मिलकर ही बनी होती है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इसमें अंतर आता है। अंतर किस किस में आता है? देखो, अंतर के लिए हम दो चीज़ों में अंतर करने के लिए कुछ कुछ जो गुण हैं उनको आधार में रख के हम उनकी तुलना करते हैं। स्टील और स्टेनलेस स्टील में हम भी इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। तो हम कठोरता की बात करेंगे, ताकत की बात करेंगे और लचीलेपन की बात करेंगे। तो इनमें स्टील और स्टेनलेस स्टील में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। इन इन क्वालिटीज़ में, इन गुणों में स्टील और स्टेनलेस स्टील में काफ़ी अंतर होता है। स्टील की बात करें तो स्टील मिलकर बना होता है किससे? लोहा और कार्बन से। जो सामान्य स्टील या फिर जो कार्बन स्टील बोलते हैं या फिर हल्का स्टील बोलते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है? लोहा और कार्बन से, जो कड़क और मजबूत होता है, ठीक है। लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है, ये होता है कड़क और मजबूत। और स्टील ज़्यादा मजबूत स्टेनलेस की तुलना में होता है। जो स्टील रहते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं किसकी तुलना में? स्टेनलेस स्टील की तुलना में। क्योंकि यहाँ पे स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ये मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा अधिक होती है। स्टील में धातु मिलाते हैं और यहाँ पे अधिक उपयोगी बनाने के लिए, ठीक है। स्टील में क्या कुछ धातुएं मिलाएंगे हम और इसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए, तो वो हो जाएगी स्टेनलेस स्टील, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कौन सी धातुएं मिलाएंगे। क्रोमियम, निकल, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम, इतनी सारी ये धातुएं मिलकर हम क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। उच्च क्रोमियम की मिलावट और ये स्टील की उच्च क्रोमियम की मिलावट करते हैं इसमें, स्टील में ही करेंगे, ठीक है। स्टील में ही हम करेंगे किसकी? उच्च क्रोमियम की मिलावट, और ये स्टील की सतह पर एक सुरक्षा परत बना देती है, ठीक है। जो उच्च क्रोमियम की मिलावट रहती है वो क्या करती है? स्टील की सतह पर एक सुरक्षा परत बना देती है, जिससे खराब होने से बचाया जा सकता है, खराब होने से सब बचाया जा सकता है। और क्रोमियम की मिलावट करते हैं तो क्या करता है? ये जंग लगने से बचाता है, ठीक है। स्टील कब खराब हो? जब उसमें जंग लगेगा। ज्यादातर आमतौर पर हम ये देखते हैं जंग लगता है तब वो खराब होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम को हम मिलाते हैं तो ये जंग लगने से इसे बचाता है, ठीक है। क्रोमियम, निकल, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम इसमें मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील में, जो इसे जंग लगने से बचाते हैं। सामान्यतः स्टील में जंग का खतरा अधिक होता है, ठीक है। सामान्यतः स्टील में जो स्टील रहती है, ठीक है, जो हल्की स्टील या जो कौन सी स्टील रहती है? कार्बन स्टील, नॉर्मल स्टील इससे बोल सकते हैं, उसमें जंग का खतरा अधिक होता है, इसलिए हम क्या मिलाते हैं इसमें? क्रोमियम, ठीक, क्रोमियम मिलाते हैं तो इससे जंग लगने से बचाया जा सकता है। और स्टेनलेस स्टील सामान्य स्टील की तुलना में कम मजबूत होते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील रहते हैं सामान्य स्टील की तुलना में कम मजबूत होते हैं। इस प्रकार इसमें ये अंतर होता है स्टेनलेस स्टील और स्टील में। जो नॉर्मल स्टील है इस प्रकार होती है, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार ये दिखती है स्टेनलेस स्टील। ये कोई आकार है, मतलब इस प्रकार से दिखने का मतलब ये यहाँ पे जो दिख रही है ये गोल गोल से मेरा मतलब नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार अन्य जो आकार रहेंगे वो भी यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन दिखने में इस प्रकार की होती है, ठीक है। जो बाहर से दिखेगी इस प्रकार की होती है स्टेनलेस स्टील। अन्य जो मिश्र धातु है वो देख लेते हैं। हिंडालियम, डेल्टा धातु, डच मेटल, ये इस प्रकार इसके यहाँ पे जो संगठक है वो दिए गए हैं। हिंडालियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसका 91% और 9% होता है। डेल्टा धातु तांबा और जस्ता और लोहा से मिलकर बनी होती है। 55, 41 और 4% यहाँ पे इसका होता है, ठीक है। इसका संगठकों का जो प्रतिशत होता है वो इस प्रकार होता है। डच मेटल की बात करें तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है 80% और 20% इसका अनुपात होता है। मोनल धातु तांबा, निकल और लोहा से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो है इसका जो प्रतिशत है वो 27, 70 और 3 इस प्रकार से इनका अनुपात होता है। टांका या सोल्डर सोल्डर जिसे करते हैं, शाल्डर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। जो नॉर्मल लैंग्वेज में शाल्डर बोलते हैं, ठीक है। शाल्डर, लेकिन वो होता है सोल्डर, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। तो 10 शाल्डर आपको पता है ना, कुछ कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने कुछ वायर निकल जाते हैं, कुछ टूट हो जाती है, उसमें शाल्डर करते हैं, सोल्डर करते हैं। लेकिन जो हम आपने हमारे आसपास देखा होगा, मतलब अपने आसपास देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन लोग रहते हैं उसको शाल्डर बोलते हैं। तो हम भी उसमें फेरबदल नहीं करेंगे, इसको शाल्डर ही पढ़ेंगे, ठीक है। शाल्डर, तो टांका या शाल्डर में क्या होता है? 10 होता है और सीसा होता है, ठीक है। 67% और 33% ये इसका अनुपात होता है। वो वुड्स धातु इसमें होता है विस्मित और सीसा और टेन और कैडमियम, ये वुड्स धातु इससे मिलकर बनी होती है। जो एलॉय है, ठीक है, एलॉय वुड्स है वो है विस्मित,
सीसा, बिस्मिथ का 33.5%, सीसा का 33%, टिन का 19% और कैडमियम का 14.5%। ये इस अनुपात में ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगला है कॉन्स्टैंटाइन, तांबा और निकल से मिलकर बने होते हैं, 60 और 40% इनका अनुपात होता है। मूर्त धातु तांबा 60% होती है और जस्ता इसमें 40%, ये इस प्रकार से मिलते हैं तो ये बनाते हैं मूर्त धातु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मिश्र धातु का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक दो अथवा दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। जो यौगिक रहते हैं दो या अधिक तत्व, जैसे हम मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिए, क्या है तत्व, या फिर नाइट्रोजन भी तत्व है। ठीक है, हीलियम तत्व है, यहाँ पे Cl तत्व है, निक्लोरिन तत्व, ये सारे तत्व है। यहाँ पे हम देखते हैं यौगिक क्या होते हैं, दो या अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक है, एक निश्चित अनुपात होता है, इसमें एक निश्चित अनुपात होगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तथा एक इकाई के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें जल की, तो H2O की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यहाँ पे दो तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तत्व है। यहाँ पे जब अणु बनेंगे, ठीक है, H2O जल का जो सूत्र होता है, यानी H2O होता है इसका सूत्र। ठीक है, जल का सूत्र H2O। तो यहाँ पे इनके अणुओं के मध्य अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 2:1। ठीक है, अणुओं के मध्य अनुपात कितना होगा, 2:1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएगा जल। इस प्रकार ये क्या है, ये क्या क्या कहने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे निश्चित अनुपात में रासायनिक संगठनों रासायनिक संयोजन यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं क्या, यौगिक। यौगिक, ठीक है, यौगिक। यौगिक हम कैसे ले सकते हैं, यौगिक बराबर हो सकता है, कि समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तत्व प्लस तत्व, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तत्व प्लस तत्व, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ और क्लियर है। यौगिक दो या इससे दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं तथा एक इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक इकाई के रूप में परिवर्तित होकर जल एक अलग इकाई बन जाती है। ठीक है, या फिर NaCl की बात करें तो एक अलग इकाई बन जाती है। इस प्रकार ये अलग इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यौगिक भी जो होते हैं, यौगिक भी तत्वों के समान शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक भी रहते हैं तत्वों के समान शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे है H2O। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। NaCl ये हो गएंगे शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। परंतु तत्वों के विपरीत यौगिकों को अधिक सरल संगठनों में विभाजित किया जा सकता है। ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या देखते हैं। तत्वों को हम और विभाजित नहीं कर सकते, और अधिक सरल और उसको और सरलता से विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे यौगिकों को कर सकते हैं, क्योंकि यौगिक मिलकर ही बने होते हैं तत्वों से। ठीक है, तो तत्व को अलग अलग हम विभाजित कर सकते हैं उनके संगठकों में सरल संगठकों में उसमें विभाजित कर सकते हैं यौगिकों को। ठीक है, तत्व और यौगिकों में ये फर्क होता है। यहाँ पे हम देखते हैं नमक, जल और नमक का एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य 2:1 के अनुपात में संयोजन होता है, और नमक में NaCl में सोडियम तथा क्लोरीन के अणुओं के मध्य 1:1 में संयोजन होता है। NaCl, ठीक है, 1:1 में यहाँ पे संयोजन होगा। इस प्रकार ये होते हैं यौगिक। यौगिकों के गुण हम देखते हैं। यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ठीक है, जो यौगिक रहते हैं उनके जो गुण रहते हैं अपने अवयवी तत्व जिससे मिलकर बने होते हैं। अवयवी तत्व मतलब जिससे मिलकर बने होते हैं, उन तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं इनके गुण। जैसे हम बात करते हैं H2O और NaCl की। ठीक है, तो ये जब तत्व होंगे तो तत्व के अलग गुण दर्शाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो ये अलग अलग गुण दर्शाएंगे जब ये आपस में संयोजित होंगे। ठीक है, किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन इनका होगा, तो ये जब ये यौगिक बनेंगे तो ये जो गुण दर्शाएंगे वो तत्वों से भिन्न दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ठीक है, इस लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, यौगिकों को सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है। यौगिक जो रहते हैं इसको किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं, सूत्र की सहायता से। जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। जो हमारा साधारण नमक रहता है, ठीक है, लवण जिसको बोलते हैं, वो होता है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, और जैसे हम बात करते हैं पानी का सूत्र, पानी यानी H2 होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड।
डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे पानी का सूत्र ही है। इस प्रकार से हम इसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं, किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। तीसरा है यौगिकों का स्थिर रासायनिक संगठन, ठीक है, इसमें होता है यौगिकों का स्थिर रासायनिक संगठन होता है, अर्थात यौगिक में उसके अवयवी तत्वों की मात्रा, अवयवी तत्व जिससे मिलकर ही बने होते हैं जो यौगिक है, ठीक है, उनकी मात्रा सदैव एक निश्चित अनुपात में होती है, इनका अनुपात सदैव निश्चित होता है। जैसे हम बात करें जल किसी भी स्रोत या सोर्स, जैसे वर्षा, कुआं या तालाब से लिए जाए अथवा प्रयोगशाला में बनाया जाए, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है उसके मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास उसको बोलते हैं, या फिर परमाणु या फिर अणु जो द्रव्यमान है, ठीक है, अणु जब ये H2O हो जाएगा या परमाणु हो जाएगा, या फिर परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात अलग अलग होगी, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान या फिर अणु द्रव्यमान, इसका जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 1:8, 1:8। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने बात की है 2:1 की, और यहाँ पे 1:8 है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अणुओं की संख्या की, ठीक है, H2O, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और एक एक जो परमाणु यहाँ पर रहेगा ऑक्सीजन का, एक परमाणु रहेगा ऑक्सीजन का। तो जो परमाणु की संख्या की बात करें, ठीक है, परमाणु यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलेगा, तब जाके बनेगा H2O। यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है। द्रव्यमान की बात कैसे हो रही है हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं H2O का जो अणु द्रव्यमान है यानी मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे देखते हैं H2O यानी H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान रहता है कितना रहता है, 2 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने हैं, संख्या कितनी है, 1, ठीक है, धन हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार हम निकालते हैं, निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है, 16, और यहाँ पे कितने संख्या में, यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H2O को हम इस प्रकार से, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है जो H2O हो गया अणु, तो अणु द्रव्यमान हम निकालेंगे, और यहाँ पे अलग अलग निकाल रहे थे H और O का, इसको बोलेंगे परमाणु, तो यहाँ पे होंगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे होगा 2 गुणा 1 धन 16 धन 1, ठीक है, तो ये आएगा 18, तो ये 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट ये होती है, तो ये होती है AMU। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान या फिर अणु द्रव्यमान इसको बोलेंगे, या फिर मॉलिक्यूलर मास इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया अणु द्रव्यमान, ये हो गया 18 AMU, ठीक है, 18 AMU ये हो किसका, जल का। अब देखते हैं, ठीक है, इसमें अनुपात का जो कंसेप्ट है वो आपको बताने का प्रयास करो। अनुपात कैसे होगा यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोजन का अनुपात कैसे होगा, यहाँ पे 2/18 यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का अनुपात यहाँ पे हो गया कैसे, हाइड्रोजन का यहाँ पे मास लेंगे, हाइड्रोजन का मास लेंगे, ठीक है, बटे क्या लेंगे यहाँ पे H2 यानी जल का मास लेंगे, जल का मास यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं, तो हाइड्रोजन का मास और जल का मास का अनुपात लेंगे, तो यहाँ पे इस वाले यौगिक में हमको हाइड्रोजन का अनुपात मिलेगा। हाइड्रोजन का अनुपात कितना मिल जाएगा, 2:18 ये है, ठीक है, 2:18। और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसी प्रकार ऑक्सीजन के अनुपात यहाँ पे निकालेंगे, तो किस प्रकार निकलेगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे निकलेगा 16/18। 18 क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन का मास, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो जल का है, जल जो अणु है, अणु का यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, अणु का द्रव्यमान या अणु का मास ये हो जाएगा 16/18, ये हो गया 16/18, ठीक है, 16/18। इस प्रकार ये अलग अलग इसका रेशियो हो गया। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं इसका अनुपात 1:8 कैसे है। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का हो गया 2/18, और यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 16/18, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे H/O, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, 2/18/16 यहाँ पे हो गया 18, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 2/18 गुणा ये यहाँ पे 16/18 है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो ये हो गया क्या, 18/16, इस प्रकार हो गया, ठीक है, 18/16 इस प्रकार ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी मैथ्स लगी यहाँ पे, मैथ्स की कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए 18 और 18 बटे में, ये मतलब 18 के बटे में 18 यहाँ पे, तो ये कड़े आएगा, 2 × 2 2 × 8 16, तो 1/8 होगा, यानी 1:8 ये आ गया, ठीक है, 1:8। इस प्रकार ये जो यहाँ पे बताया गया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8 रहेगा हमेशा, वो इस प्रकार से
जो आता है वो इस प्रकार से आता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से करते हैं। तो आप यहाँ पे ये याद रखिए, ये इस प्रकार से ये जो चीजें हैं आप याद ना भी रखें तो आपको सिर्फ अनुपात याद रखना है कि इसका अनुपात कितना होता है, 1:8, 1:8, ठीक है। आगे देखते हैं। ये समझ में तो आ गया ना आपको किस प्रकार से आया। ये इसको आने का जो मेथड वो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है क्या, 1:8, ठीक है। और यहाँ पे किस संदर्भ में था, यहाँ पे अणुओं की संख्या, यहाँ परमाणु की संख्या के संदर्भ में, ठीक है। इसके संदर्भ में 2:1, ठीक है। यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, वह यौगिक जो जीवित स्रोतों जैसे पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, मोम आदि, ठीक है। और अकार्बनिक यौगिक की बात करें, वह यौगिक जो अजैविक यानी नॉन लिविंग स्रोतों से जैसे चट्टानों, खनिजों आदि से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर धावन सोडा, नमक, ठीक है, ये क्या होंगे, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये यौगिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यौगिक, कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, मिश्रण, ठीक है। मिश्रण के बारे में हम समांगी मिश्रण पे अभी फोकस करेंगे, ठीक है। समांगी मिश्रण में विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, इससे संबंधित चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो मिश्रण यानी मिक्सचर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है, अनिश्चित अनुपात में दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का ऐसा संयोजन, ठीक है। यहाँ पे यौगिक से थोड़ा सा हटके रहेगा, ठीक है। वहां पर निश्चित अनुपात रहता था और यहाँ पे क्या है, अनिश्चित अनुपात, ठीक है। अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो तथा सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन ना हो, मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये यौगिक से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पे अनुपात यहाँ पर अनिश्चित है और यहाँ पे संयोजन कौन सा हो रहा है, भौतिक संयोजन। वहां पे कौन सा हो रहा था, रासायनिक संयोजन, ठीक है, वहां पे हो रहा था रासायनिक संयोजन, ठीक है। इस प्रकार आप इसमें अंतर याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार और बता दूं यहाँ पे जो कंफ्यूजन आपको ना हो, अनिश्चित अनुपात में दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो तथा सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन ना हो, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में सम्मिलित अवयवों को विभिन्न भौतिक क्रियाओं जैसे निस्यंदन, आसवन को बोलेंगे डिस्टिलेशन, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर पेपर की सहायता से करते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब्लिमेशन आदि के द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। इनको इन भौतिक क्रियाओं के द्वारा पुनः पृथक कर सकते हैं मिश्रण में जो बनेगा, ठीक है। जो मिश्रण बनेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके सम्मिलित अवयव जो संगठक रहेंगे उसको हम इन भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। मिश्रण में सम्मिलित पदार्थों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण को दो प्रकार में बांटा गया है, या फिर इसके दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण इसको बोलेंगे इंग्लिश में होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सर्वत्र अर्थात मिश्रण के प्रत्येक भाग में सम्मिलित पदार्थों का संगठन एक समान यानी यूनिफॉर्म होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसलिए हम समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं समांगी मिश्रण के उदाहरण, जल एवं चीनी का मिश्रण, ठीक है, जल एवं नमक का मिश्रण, ठीक है। जल में यदि शक्कर मिलाएंगे, ठीक है, तो उसका मिश्रण समांगी होगा, और जल में यदि नमक मिलाएंगे तो उसका मिश्रण समांगी होगा। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, सम्मिलित पदार्थों का संगठन एक समान होना चाहिए, ठीक है, तो ये होगा समांगी मिश्रण, ठीक है। आगे पढ़ते इसके बारे में। इसके अंतर्गत है विलयन, ठीक है, विलयन सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश बोलेंगे सॉल्यूशन। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण जो रहेगा वो कहलाएगा विलयन, ठीक है। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से यानी हम सामान्य आंखों से हम उसे नहीं देख सकते।
इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है कि जब ये मिलेंगे, ठीक है, समांगी मिश्रण जब बनाएंगे, जैसे जल और शक्कर, ठीक है, जल और शक्कर जब मिलाएंगे तो इसमें ये पार्टिकल एक दूसरे में घुल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बन गया, तो ये हो जाएगा विलयन, ठीक है। इस प्रकार ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विलयन, ठीक है। तो विलयन में क्या होगा, विलयन में हम देखते हैं कि इसमें जो कण रहेंगे वो दिखेंगे नहीं आसानी से, यानी हमारी सामान्य आंखों से हम या फिर बिना किसी यंत्र की सहायता से वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, ठीक है। इसमें जो विलियन में जो विलियन के कणों का जो आकार रहेगा 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, इसलिए हम इसे नग्न आंखों से या फिर बिना किसी यंत्र की सहायता से हम इसे नहीं देख सकते हैं। विलियन के अवयवों या इंग्लिश में इसे कंपोनेंट बोलेंगे, कंपोनेंट को पृथक्करण की किसी यांत्रिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम शक्कर और जल को लिए एग्जाम्पल के तौर पे, शक्कर और जल को लिए, तो यहाँ पे हम इसको जब घोल दिए, ठीक है, ये विलियन बन गया, तो इसको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम आपको ये विलियन दे दिया, इसमें जल है और इसमें शक्कर डाल दी गई, ठीक है। तो आपको बोलेंगे इसमें निस्यंदन करके इसको अलग अलग करो या छानो इसको, तो आप भौतिक जो साधारण भौतिक क्रिया उसके द्वारा इसे आप अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार घुल जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, और ये इनके जो कण रहेंगे, कणों का आकार क्या हो जाएगा, इस विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो विलयन मुख्यतः 2 प्रकार के पदार्थों के मिश्रण का बना होता है, 2 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है विलयन में। देखिए यहाँ पे कोई विलयन है, विलयन में क्या क्या चीजें रहेगी, एक तो रहेगी विलायक, ठीक है, और दूसरा रहेगा विलय, एक रहेगा विलायक और दूसरा रहेगा विलय, ठीक है। ये कोई विलयन, मान लीजिए कोई पात्र में कोई विलयन है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा विलय और दूसरा रहेगा विलायक, दो चीजों से मिलकर ये बना होता है विलयन। इसको तब हम बोलेंगे इसको क्या है, विलयन, ठीक है। विलय और विलायक क्या होता है हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। विलायक इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घुलने या डिजोल्व करने की क्षमता होती है विलायक कहलाता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं H2O की, H2O या फिर एसिटिक अम्ल या फिर एसीटोन या बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ये प्रमुख विलायक के उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार इनमें क्षमता होती है किसी अन्य पदार्थ को घोलने की, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अन्य बात करें तो किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की ही होती है। विलयन की बात करें तो विलयन में विलय और विलायक की तुलना में बात करें तो मात्रा किसकी होगी, विलय और विलायक को दोनों में कंपेयर करें तो इसमें मात्रा ज्यादा किसकी होगी, इसमें होगी विलायक की, ठीक है। विलायक की मात्रा इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलयन के अन्य पदार्थ इस में घुले हुए होते हैं। अन्य पदार्थ का मतलब ये क्या है, विलय, जो विलय होते हैं विलायक में ही घुले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है। विलायक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं विलय, जो घुलता है या सॉल्यूट इसको बोलते हैं, ठीक है। विलय या सॉल्यूट वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं, ठीक है, विलय कहलाते हैं। जो पदार्थ विलायक में घुले रहते हैं विलय कहलाते हैं। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कम होती है। यहाँ पे जैसे विलयन की बात करें, इसमें क्या क्या होगा, विलायक होगा और होगा विलय होगा, ठीक है। विलय 2 चीजें होगी, ये कोई विलयन है, ठीक है। विलयन में 2 चीजें रहती है, विलायक होगा और विलय होगा। तो यहाँ पे जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा और ये दूसरे में घुलेगा यानी विलायक में घुलेगा, ठीक है। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कम होती है। जल एवं नमक के विलयन में जल विलायक तथा नमक विलय है, ठीक है। जल और नमक यदि इसका विलयन ले, जल और नमक का विलयन ले, तो इसमें विलायक और विलय कैसे पहचानेंगे, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या लेंगे, जल, तो ये हो जाएगा विलायक और नमक क्या हो जाएगा, विलय। इस प्रकार हम इसे पहचानेंगे विलायक और विलय को, ठीक है। जल एवं नमक के विलयन में जल विलायक तथा नमक विलय है। इसी प्रकार आर्द्र वायु यानी ह्यूमिड एयर में जल वाष्प विलय है, जल वाष्प जो है विलय है। इस प्रकार विलय और विलायक में अंतर हम देख चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से। जो विलयन है, पात्र रखा है, इसमें कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, ठीक है। विलयन में 2 चीजें होती है, एक विलायक होता है और एक होता है विलय। एक विलायक होता है, दूसरा होता है विलय। जो कम मात्रा में होता है विलय होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा विलायक होगा, और जो घुलेगा वो होगा विलय, और जो अपने में घुलेगा वो कहलाएगा विलायक। जो घुलेगा अपने आप में वो कहलाएगा विलायक, ठीक है। इस प्रकार मिलकर बना होता है विलयन। और विलयन क्या है, यहाँ पे विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन, ठीक है।
विलयन संबंधित शब्दावली देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करते हैं विलेयता की। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। किसी एक यौगिक की किसी अन्य यौगिक में घुलने की क्षमता। कोई एक यौगिक है ए, कोई दूसरा यौगिक है बी, ठीक है। किसी एक यौगिक यानी ए की बी में घुलने की क्षमता उस यौगिक की विलेयता कहलाती है। यानी एक यौगिक की दूसरे में अन्य यौगिक में घुलने की क्षमता उस यौगिक की क्या कहलाएगी? विलेयता। इसकी जो घुलने की क्षमता रहेगी, ए की घुलने की क्षमता, घुलने की जो क्षमता रहेगी वो क्या कहलाएगी? विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब एक द्रव किसी अन्य द्रव में पूर्णतः घुलने का गुण रखता है, कोई एक द्रव है किसी अन्य द्रव में पूर्णतः घुलने का गुण रखता है तो उसे मिश्रणीय या मिस्किबल, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है मेरा, लेकिन हिंदी में इसको बोलेंगे मिश्रणीय इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके विपरीत जब दो पदार्थ परस्पर मिलकर किसी विलयन का निर्माण नहीं करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी विलयन का निर्माण नहीं करते हैं तो उन्हें हम अमिश्रणीय कहते हैं, ठीक है। अमिश्रणीय वो कहलाएंगे, ठीक है। अगला है विलयन की सांद्रता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने कई बार पढ़ा होगा तनु, सांद्र, इस प्रकार से विलयन है, सांद्र विलयन, तनु विलयन, ये हम नापते हैं सांद्रता की, ठीक है। सांद्रता से हम इसको नापेंगे, ठीक है। तनु या सांद्र ये इस प्रकार से होंगे। हम देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा सांद्र या तनु H2SO4, तनु HCl, ठीक है, सांद्र HCl, इस प्रकार आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा, ठीक है, प्रश्नों में। तो इसकी हम बात करेंगे क्या होती है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा, कोई विलयन है उसमें विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। विलयन की सांद्रता कैसे कहेंगे? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, या फिर इसको बोलेंगे विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता, ठीक है। दूसरे शब्दों में से बोले तो किसी विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसका सूत्र ये हम देख चुके, विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलयन में दो चीजें होती है, विलय और प्लस विलायक, ठीक है, विलय और विलायक, ये दो चीजें होंगी। आगे देखते हैं। दो विलयनों के सापेक्ष, दो विलयन ए और विलयन बी है, इनके सापेक्ष जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो वह सांद्र विलयन तथा जिसमें विलय की मात्रा कम हो वह तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये विलयन है, विलयन ए और विलयन बी, ठीक है। ये विलयन किससे मिलकर बने होते हैं? विलय और विलायक से, विलय और विलायक से मिलकर ये बने होते हैं विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे विलय की मात्रा पे डिपेंड करेगा सांद्र तनु, ठीक है। विलय की मात्रा यदि ज्यादा है, विलय की मात्रा यहाँ पे क्या है? ज्यादा, तो ये जो विलयन होगा वो सांद्र होगा, ठीक है। ये विलयन होगा सांद्र होगा, और विलय की मात्रा इस वाले जो विलयन है बी विलयन में विलय प्लस विलायक से मिलकर ये बना होगा, विलय प्लस विलायक से मिलकर ये बना होगा, तो इसमें विलय की मात्रा यहाँ पे कम है, विलय की मात्रा कम है किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसमें विलय की मात्रा कम हो वह तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम दो का कंपेयर करेंगे, दो का कंपेरिजन करेंगे दो विलयनों का, तो उसमें जिसमें ज्यादा विलय हो वो हो जाएगा सांद्र, और जिसमें कम विलय हो वो कहलाएगा तनु, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयन वो कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बी को बोलेंगे तनु, यहाँ पे बी में हम विलय की मात्रा कम देखते हैं जिस वाले विलयन में, और ए वाले विलयन में हम जो विलय की मात्रा है वो हम देखते हैं ज्यादा है। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो तनु और सांद्र विलयन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इंग्लिश में से बोलेंगे। ये क्या होता है? जब किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में और अधिक विलय घोलना संभव ना हो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। कोई निश्चित ताप है, ठीक है, कोई निश्चित ताप है, यहाँ पे निश्चित ताप में हम यहाँ पे लेके कोई विलायक है, विलायक और विलय, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये बन गया क्या? विलयन, यहाँ पे विलयन बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कहने का चाह रहा है, ये कहने का मतलब ये है किसी निश्चित ताप पे, यहाँ पे ताप कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई निश्चित ताप ले रहे हैं, या फिर कांस्टेंट ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में
और अधिक विलय घोलना संभव नहीं होता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है। जैसे हम बात करते हैं ये है जल, ठीक है, विलायक क्या है यहाँ पे, इस वाले एग्जांपल में देख लीजिए, जल और यहाँ पे विलय है शक्कर। ठीक है, ये जल और शक्कर, यहाँ पे हम दो ये विलय और विलायक को मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा विलयन। तो यहाँ पे संतृप्त विलयन क्या होगा, जब ये निश्चित ताप पर घुल जाए और इसमें और ज्यादा घुलने की संभावना ना हो। ठीक है, हम इसमें जल में शक्कर डालेंगे और शक्कर को घोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार घोलेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि शक्कर घुलना उसमें बंद हो जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन, यानी उस ताप पे हम और उसमें ज्यादा शक्कर नहीं घोल सकते हैं, तो ये वो विलयन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। यानी किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में और अधिक विलय घोलना संभव ना हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इसमें संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, जहाँ पे जो मैक्सिमम जो संभव मात्रा है वो यहाँ पे उपस्थित हो जाती है, किसमें, संतृप्त विलयन में। ठीक है, अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। जब तक विलयन में अधिक विलय घोलना संभव हो, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए जल और शक्कर का। ठीक है, इसी वाले एग्जांपल में समझ लीजिए, जल और शक्कर का। ठीक है, तो जल यहाँ पे विलायक है, शक्कर यहाँ पे विलय है। तो यहाँ पे जब तक, जिस कंडीशन तक घोलना संभव हो, ठीक है, यानी संतृप्त वाली अवस्था आने से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जब तक इसमें घोलना संभव हो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। और यह क्या है, यह विलयन के संतृप्त होने की पहले की स्थिति है। संतृप्त कब होता है, जब उसमें घोलना उससे ज्यादा घोलना वहां संभव नहीं होता है। लेकिन असंतृप्त क्या होगा, उस वाली कंडीशन से पहले की कंडीशन, जब घोलने के लायक उसमें होता है। ठीक है, जब तक वहां पे घोला जा सकता है, वो उस वाली कंडीशन में उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। उस विलयन को क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। यानी जब तक विलयन में अधिक विलय घोलना संभव हो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, और ये कंडीशन कब की है, विलयन के संतृप्त होने के पहले की कंडीशन है। ठीक है, उससे पहले की स्थिति है। तो आई होप ये शब्दावली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं विलयन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार हम विलायक के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, विलायक जो होगा वही विलयन वो कहलाएगा। ठीक है, विलायक यहाँ पे देखिए, जैसे ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। यहाँ पे कैसे हम पता करेंगे कि ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैसीय विलयन है, हम यहाँ पे पता करेंगे विलायक के माध्यम से। ठीक है, विलायक, यहाँ पे ठोस विलयन में जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, ठोस विलयन में विलायक क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, द्रव विलयन में विलायक क्या होगा, द्रव होगा। गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं हम। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक ठोस पदार्थ हो तो इसे हम ठोस विलयन कहते हैं, या ठोस विलयन इसे कहा जाता है। द्रव विलयन में देखते हैं, यदि किसी विलयन में पृथक विलायक तरल पदार्थ हो तो इसे द्रव विलयन कहा जाता है। ठीक है, और गैसीय विलयन में देखते हैं, यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक गैस हो तो वह विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गई, तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके आगे। ठोस विलयन में ठोस, द्रव तथा गैसीय विलय घोले जा सकते हैं। जो ठोस विलयन रहेगा उसमें क्या, ठोस, द्रव और गैसीय विलय घोले जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे द्रव विलयन की बात करें तो द्रव विलयन में लगभग सभी गैसें, द्रव तथा ठोस विलय घोले जा सकते हैं। और यहाँ पे गैसीय विलयन की बात करें तो गैसीय विलयन में कुछ निश्चित दशाओं में केवल गैसें ही घोली जा सकती है गैसीय विलयन में। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं हम एक एक करके। ठोस विलयन में ठोस विलायक होते हैं तांबा, इसमें विलय हो सकते हैं टिन, एल्यूमिनियम हो सकते हैं। ठीक है, ये ठोस अवस्था में देख सकते हैं इसको। ठोस विलायक में देखते हैं सोना, और सोना में यहाँ पे विलय क्या हो सकता है, पारा या द्रव हो सकता है, ये विलय कंडीशन में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पैलेडियम, यहाँ पे ठोस विलायक हो सकता है, विलय देख सकते हैं यहाँ पे विलय क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, ये गैसीय अवस्था में। ठीक है, ये इतने विलय हैं और इस प्रकार ये विलायक के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। ठीक है, यहाँ पे द्रव विलायक देख लेते हैं। द्रव विलायक जल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे विलय में देखते हैं ठोस अवस्था में चीनी यानी शक्कर यहाँ पे घोल सकते हैं विलय के तौर पे। इथेनॉल घोल सकते हैं विलय के तौर पे द्रव यानी जल में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं वो जल में घोली जा सकती। जल यहाँ पे क्या है, विलायक है। ठीक है, द्रव विलायक है, और यहाँ पे विलय क्या है, गैस है।
गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस है, तो यहाँ पे इस प्रकार इसको मिलाया जा सकता है। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला उदाहरण गैसीय विलयन का देखते हैं। जो वायु गैसीय विलयन का सर्वप्रमुख उदाहरण है, जो वायु है, ठीक है, जो हम वायु लेते हैं, ठीक है, वायु गैसीय विलयन का सर्वप्रमुख उदाहरण है, ठीक है। जो हम वायु लेते हैं ना, जैसे हम ले रहे हैं, आप बात करते हैं, हम कौन सी गैस लेते हैं ऑक्सीजन में, तो हम ऑक्सीजन में लेते हैं क्या बोल रहा हूँ, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन में बोल रहा हूँ, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, श्वसन में हम उपयोग में लेते हैं, हम यानी मानव उपयोग में लेते हैं ऑक्सीजन। लेकिन क्या हम पूरी ऑक्सीजन यूज में लेते हैं? नहीं, हम लेते हैं वायु में हमारी बॉडी है ऑक्सीजन ले लेती है, फिर ठीक है, हम लेते तो पूरी वायु है, ठीक है। वायु यानी जो मिश्रण है, ठीक है, जो गैसीय विलयन है उसको लेते हैं। उसके बाद जो हमारा शरीर है ऑक्सीजन को ले लेता है, ऑक्सीजन को वहां पे से फिल्टर कर लेता है, ठीक है। वायु गैसीय विलयन का सर्वप्रमुख उदाहरण है, जिसमें नाइट्रोजन 78% और विलायक की भूमिका में होती है। जो नाइट्रोजन रहती है 78% विलायक की भूमिका में रहती है, तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि गैसें विलय के रूप में विद्यमान होती है, ठीक है। इस प्रकार ये गैसीय विलयन के और द्रव विलयन और ठोस विलयन के उदाहरण हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलयन के प्रकार का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। जब हम सामान्य जो रसायन विज्ञान है, सामान्य रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने देखे हैं तत्व के अंतर्गत मिश्र धातु को, ठीक है, मिश्र धातु हम देखे, यौगिक पढ़े हमने यहाँ पे, और मिश्रण के अंतर्गत समांगी मिश्रण में विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन और इनसे संबंधित चीजें हमने देखी, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें की आवश्यकता है। और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, और लेकिन डिसलाइक योग्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले जो कंटेंट आएंगे उसमें इसका सुधार कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है, यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। यदि आप क्लास सब्सक्रिप्शन का लाभ लेना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो सुनिश्चित कर लें, क्योंकि 15 के बाद यहाँ पे जो प्राइस है वो हाइक होने वाली है, यानी प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 2 इयर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच शुरू हो रहा है 16 अक्टूबर से, और जो 14 अक्टूबर है यानी आज से 10 मंथ प्रीलिम्स बैच प्लस मेंस बैच ये आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्द ही अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। इस प्रकार से ये प्राइस यहाँ पे हाइक होंगे, और
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे एमपीएसआई का बैच है, एमपीएसआई की बैच, जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप ज़रूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।